तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वो तो हमने मोस्टली कर ही लिया है। कैपिटल बजटिंग हमारा हो चुका है और उसमें जो लॉन्ग टर्म का था वो हम डन कर चुके हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है जो हमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कराएगी, वो हम बाद में देखेंगे। एक टॉपिक ज़रूरी रह गया है, वो है कि फाइनेंसिंग डिसीजन से हम कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम देख रहे हैं, हमने लेवरेज कर लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया, और हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है सोर्सेज ऑफ कैपिटल भी हो गया। आज हम वो ख़त्म कर लेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, होता क्या है कि मान लो आपके पास, आपने ये देखा कि आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड क्या है। आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड दो तरीके के हैं। एक हो गया आपका ओनर्स फंड और एक हो गया बोरोड फंड। ठीक है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 100% इससे करोगे या 100% इससे करोगे तो उसके दोनों के नुकसान हैं। कैसे नुकसान है? अगर आप 100% अपनी फंडिंग इससे करोगे तो क्या नुकसान है? आप अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हो। क्या हो गया यहाँ से? ओनरशिप डाइल्यूशन, जो खुद में ही गलत है। बोरोड फंड लोगे तो दैट मीन्स यू आर हाईली लेवरेज्ड। हाईली लेवरेज्ड, और हमने देखा था हाईली लेवरेज का क्या है? रिस्क कैपेसिटी कम होती है। रिस्क कैपेसिटी, रिस्क तो ज़्यादा होता है पर रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है और ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ता है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, दोनों के प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है ऑप्टिमल मिक्स। ऑप्टिमल मिक्स किस चीज़ों का? ऑप्टिमल मिक्स ऑफ कैपिटल। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमल मिक्स ऑफ कैपिटल। एक सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कैपिटल है उसका ऑप्टिमल मिक्स क्या होगा। ठीक है ना, हम अगर पूरा का पूरा फंडिंग अपनी एक कैपिटल से करते हैं तो उसका भी नुकसान है, और एक से करेंगे तो उसका भी नुकसान है। तो दोनों का क्या प्रपोर्शन होगा एज पर योर द नेचर, द वर्च्यू ऑफ द प्रोजेक्ट यू आर अंडरटेकन। ठीक है, तो कैपिटल का ऑप्टिमल मिक्स हमें पता लगेगा, जिससे वजह से ऑप्टिमल मिक्स मतलब जहां आपकी कॉस्ट, ऑप्टिमल मिक्स का मतलब बता रहा हूँ, कॉस्ट सबसे कम हो एंड रिटर्न्स फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट आर हाईएस्ट। इसको बोलते हैं ऑप्टिमल मिक्स। ठीक है, तो हमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? वाई देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, फर्स्ट, टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। टू इंक्रीज, एक एक का मतलब बताऊंगा, पहले लिख लो। शेयर होल्डर्स वेल्थ। सेकंड, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को K0 बोलते हैं।
शुड बी मिनिमाइज्ड। हमने अभी ऊपर पढ़ा ऑप्टिमल मिक्स का यही मतलब होता है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो और रिटर्न्स हमारे बढ़े। और यहाँ पे रिटर्न्स का मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म से है, वैल्यू ऑफ द फर्म शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, और वो कब होगी? जब आपकी कॉस्ट कम होगी और रिटर्न्स ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है, तभी आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म अटेन करेगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगर वैल्यू ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म हम कहते हैं वी को। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी ये हो गई कि क्या है आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म। और हमें पता है कि दो तरह के ही हमारे कैपिटल होते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू दोनों का प्रोपोर्शन निकालें तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। ठीक है ना। तो हम निकालते कैसे? अगर मुझे अब देखो वैल्यू ऑफ डेट निकालना है, देखो समझना, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। जब तक हम वैल्यू ऑफ द फर्म असर्टेन नहीं कर सकते तब तक हम अपने कैपिटल का क्या प्रोपोर्शन होगा वही नहीं असर्टेन कर पाएंगे, राइट। और अगर हम कैपिटल का एक प्रोपोर्शन या मिक्स असर्टेन कर चुके हैं, उसके बाद हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म में क्या इफेक्ट पड़ा है वो भी यही फॉर्मूला बताएगा। ठीक है ना। तो अगर वैल्यू ऑफ द फर्म जाननी है तो वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलेगा? ये क्या है? वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट दो ही होता है हमारे पास, डेट और इक्विटी। ठीक है ना। तो ये निकलेगा आपका, कैसे दिखाता हूँ। देखो हमें पता है कि के डी दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट, ये हम पिछले में पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन वी डी। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स। अच्छा, नेट प्रोसीड्स क्या होती हैं? नेट प्रोसीड्स होती है जितना आप इशू करते हो उसके बिहाफ पे आपको क्या मिला, मतलब ये मार्केट वैल्यू बताती है। ठीक है ना। और मार्केट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर या डिबेंचर इशू किया तो मार्केट से आपको क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू कितनी है। आपको 100 के 110 ही मिल सकता है अगर आपकी वैल्यू अच्छी है, और अगर 100 के 95 मिल सकता है अगर आपकी वैल्यू ख़राब है। तो ये जो नेट प्रोसीड्स होते हैं ये डिपेंड किस पे करते हैं, और आपको 100 के 100 ही मिल सकते हैं। सारा का सारा डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ठीक है ना। तो नेट प्रोसीड्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो क्या हम इसको वैल्यू ऑफ द फर्म ही मान सकते हैं कि भाई अगर हम 100 का इशू कर रहे हैं हमें 110 मिल रहा है तो हमारी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है ना। सॉरी, दैट मीन्स आपकी वैल्यू मार्केट में इतनी है 110 की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट, ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ तो मेरी वैल्यू ऑफ डेट निकल जाएगी। कैसे? अगर मैं इसको यहाँ कर ले आऊँ तो इंटरेस्ट वही का वही रहेगा अपॉन के टी। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे यहाँ पे मैंने 1 माइनस टी क्यों नहीं लिया? देखो होता क्या है, कॉस्ट जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इसकी जो हम आगे वो भी पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें हम टैक्स समझते हैं कि टैक्स है ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी आप निकालो तो आप टैक्स की जो इम्प्लीकेशन है उसको आप नहीं लोगे। अच्छा जी, अब हमें निकालना है वी ई कैसे निकलेगा? सेम, ये क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हमने पढ़ा है हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या है? जो भी आपकी सेल्स होती हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, बचता है कंट्रीब्यूशन,
माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, क्या बचता है EBIT, माइनस करते हैं इंटरेस्ट, क्या बचता है EBT, माइनस करते हैं टैक्स, बचता है EAT, माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, बचती है रिमेनिंग अमाउंट। ये अमाउंट होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये रिमेनिंग अमाउंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, तो हम इस रिमेनिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में कितना उनको मिला वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम नेट प्रोसीड्स P0, और ये होती है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये हमने देखा है, हमने उसमें भी देखा ये वाले, उसमें वहाँ पे डिविडेंड होता है। अब बताओ डिविडेंड जो दोगे आप वो इसी रिमेनिंग अमाउंट से दोगे, ठीक है ना। हम इसमें शायद जो एजम्पशन है वो हम ये भी एजम्पशन करते हैं कि देयर इज़ नो रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। हम जो आगे थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें हम ये, एक तो टैक्स नहीं होता, मैंने ऊपर समझा दिया, और मैंने ये इसमें आगे थ्योरीज में ये पढ़ेंगे कि देयर इज़ नो रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, नो रिटेन अर्निंग्स। अगर देर आर नो रिटेन अर्निंग्स दैट मीन्स वट एवर अमाउंट इज लेफ्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो हम क्या पहले क्या करते थे, आपके पास जो ये रिमेनिंग अमाउंट बची है, इस रिमेनिंग अमाउंट में से कुछ तो आप रिटेन कर लोगे, ठीक है, जिसको आप रिटेंशन रेशियो बोलते हो, और कुछ अमाउंट आप क्या करोगे डिविडेंड के रूप में दे दोगे, ठीक है ना। इसको हम बी भी बोलते हैं, बी आगे पढ़ेंगे हम डिविडेंड वाले चैप्टर में। तो अब अगर हम ये मान रहे हैं कि रिटेन अर्निंग्स है ही नहीं, तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू डिविडेंड, तो आप यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट लिखो या डिविडेंड लिखो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर आर नो रिटेन अर्निंग्स। अब मैं ये सिखा क्यों रहा हूँ ऐसे, क्योंकि अगर आपको आगे थ्योरी पढ़नी है तो आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या फॉर्मेट है, देयर आर नो टैक्सेस एंड देयर आर नो रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला इसी से ही बन जाएगा। We know that the market price of share tells about the value of the firm or depends on the value of the firm. So we can say value of the firm as in context of value of the equity, I would say कि भाई आपकी जो इक्विटी शेयर्स हैं वो आपने जो इशू करा है डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट अपॉन के ई गिवन होगा, रिमेनिंग अमाउंट मैंने बता दी कैसे निकलेगी, ठीक है ना। एंड यू नो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। जैसी आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, आपका के डी भी आ गया, आपकी सॉरी वी भी आ गया और वी भी आ गया, दोनों को प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगी, और यही हमें पहुंचना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम जो ये थोड़ा बेसिक था, फंडामेंटल्स पे था कि ऐसा है कि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे जो हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो थ्योरीज आगे 4 थ्योरी है। अब देखो होता क्या है, जो ये वैल्यू ऑफ फर्म है ना, इसको ही निकालना हमारा इस चैप्टर का मेन गोल है क्योंकि होता क्या है कि देखो, हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, हम उसका जो मेन पर्पस है, क्या है पर्पस ऑफ कैपिटल मिक्स। पर्पस ऑफ कैपिटल मिक्स क्या है कि हम ऐसा प्रपोर्शन यूज़ करें, प्रपोर्शन ऑफ डेट यूज़ करें एन इक्विटी, कि जिसकी वजह से कॉस्ट मिनिमम हो और रिटर्न्स मैक्सिमम हो। रिटर्न्स मतलब शेयर होल्डर्स के रिटर्न, ठीक है ना। ये कब होगा, ये तब, अच्छा कॉस्ट तो आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। रिटर्न्स वगैरह फ़र्क पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म पे,
और अगर वैल्यू ऑफ द फर्म भी अच्छी है तो आपकी ऑब्वियसली बात है कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि क्यों, अगर आप 100 रुपये इशू कर रहे हो आपको 110 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी अगर आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म अच्छी है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस पर ही डिपेंड है। तो अगर हम मान लो कि अभी हमने कोई कैपिटल मिक्स की थ्योरी यूज़ नहीं करी है, कि इसके फंडामेंटल यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर उस टाइम अब हमने वैल्यू ऑफ द फर्म देखे और ये फंडामेंटल्स लगाने के बाद हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म देखे, तो इसमें हमें कंपैरिजन करने में ये थ्योरीज हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये पर्पस है इसका। और अब आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेगा कि आप अपने, तो ये जो है हमें, ये जो थ्योरीज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम 4-5 थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। तो वो ये जो फंडामेंटल जो आज हमें पढ़े हैं ये बहुत ज़रूरी है वो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली 1 घंटे की क्लास रखेंगे जिसमें हम सारी की सारी थ्योरीज जो है वो हम आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। ठीक है।